गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का हमारा उपविषय है आरोह भाग 2 से जो हमारे पाठ्यक्रम में ये जो 5वां अध्याय है, इससे पहले का जो अध्याय है वो सीबीएसई ने कर दिया आपकी बार। तो 5वां अध्याय जो नमक है, नमक ये कहानी के रूप में है। कैसी विधा ये कहानी है और इस कहानी की जो रचयिता है वो है रजिया सजा जहीर। सर्वप्रथम रजिया जी का जीवन वृत्तांत जानेंगे। इनका जो जन्म है 15 फरवरी सन 1917 अजमेर राजस्थान में हुआ। प्रमुख रचनाएं जर्द गुलाब उर्दू कहानी संग्रह है। ये जर्द गुलाब इनका जो सम्मान है सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमिक पुरस्कार, उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड। जो इनका निधन है 18 दिसंबर सन 1979 को इनका जो निधन हुआ। इनकी प्रमुख जो पंक्तियां हैं, हमारे दृढ़ संकल्प ही हमारी ताकत है, हमारा लिखना ही हमें जिंदा रखता है। रजिया सज्जा जहीर मूलतः उर्दू की कथाकार है। उन्होंने बीए तक की शिक्षा घर पर ही रहकर प्राप्त की। विवाह के बाद उन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1947 में वह अजमेर से लखनऊ आई और वहां रामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगी। सन 1965 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों लिखे हैं। उर्दू में बाल साहित्य की रचना भी की है। मौलिक सर्जन के साथ साथ उन्होंने कई अन्य भाषाओं में उर्दू में कुछ पुस्तकों के अनुवाद भी किए। रजिया जी की भाषा सहज सरल और मुहावरेदार है। उनकी कुछ कहानियां देवनागरी में भी मिलती है। रजिया सजा जहीर की कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास मिलता है। जो ये कहानी है हमारे पाठ्यक्रम में नमक, इसमें जो प्रमुख पात्र है वो रजिया जी है। इसमें प्रमुख पात्र कौन है? रजिया जी। अब इस कहानी में लेखिका ने क्या बताया है? लेखिका ने बताया कि जिस समय भारत और पाक इन दोनों देशों का जो विभाजन हुआ उसके बारे में बताया। क्या बताया? इस कहानी का सारांश जान लीजिए कि मानचित्र पर एक लकीर खींच देने से कोई जमीन और जनता को कागजी रूप में तो बांटा नहीं जा सकता। मानचित्र पर एक लकीर खींच देने से जमीन और जनता को कागजी रूप में तो बांटा जा सकता है, लेकिन वास्तविक रूप में उसे बांटा नहीं जा सकता। यही सत्य है कि जमीन को चाहकर भी नहीं बांटा जा सकता और न ही कोई जनता के हृदय की भावनाओं को कोई दबा सकता है। मानचित्र पर खींची गई जो लकीर है वो जनता के अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि जनता का वो कोई शारीरिक रूप से अलग नहीं कर सकता, लेकिन मानसिक और आत्मिक रूप से उसे नहीं बांटा जा सकता। शारीरिक रूप से भले ही उसको अलग किया जा सके, मैंने आपको गलत बोल दिया कि शारीरिक रूप से भले ही व्यक्ति को बांटा जा सकता है, लेकिन मानसिक और आत्मिक रूप से उसे अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि इसमें जो सफिया है, सफिया मुख्य पात्र है। सफिया को पाकिस्तानी जो कस्टम अधिकारी है वो क्या कहते हैं, जब सफिया दिल्ली आने वाली थी तो वो क्या कहते हैं कि आप है ना, पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी का एक कथन है कि मेरा वतन दिल्ली है, आप भी तो हमारी तरफ से जब दिल्ली जाओ ना तो वहां पर उन्हें सलाम बोलना। अपने इस तरह से जब सफिया पाकिस्तान से नमक लेकर चली तो कस्टम अधिकारी ने कहा जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिए और उन
खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है, और जो दिल्ली है यानी कि दिल्ली है, दिल्ली मेरा तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। भारत पाक के विभाजन के इतने वर्षों बाद भी ये पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से बहुत ही प्यार करते हैं। आज भी वो इस जमीन और लोगों के दिलों से दूर नहीं हो पाए। इस प्रकार सफिया को अमृतसर में भारतीय कस्टम अधिकारी ने कहा, हाँ मेरा वतन ढाका है, सब डिवीजन हुआ तभी आए, मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था, पर नजरुल और टैगोर को हम लोग बचपन में ही पढ़ते थे। जिस दिन हम रात को यहाँ आए थे, उससे ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे एक किताब दी थी, और उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते रहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, इस अध्याय में पूरा का पूरा जो सारांश है लेखिका का, कहने का जो तात्पर्य वो ये है कि जिस जगह लोगों का जन्म हुआ है, उस जन्मस्थली से उन्हें बहुत ही स्नेह है। बाद में भारत और पाक अलग अलग देश हो गए, लेकिन आज भी पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भारत की जमीन से, भारत के लोगों से बहुत ही प्यार करते हैं। इसी तरह से भारत के लोग भी वहाँ के जो रहने वाले जो निवासी हैं उनसे बहुत ही स्नेह करते हैं। इसमें पूरा का पूरा भारत पाक का जो विभाजन हुआ, भारत पाक के जो आपस के संबंध है, जो लोगों में एक तरह से एक दूसरे के साथ जो संबंध बनाए रखने की जो भावना होती है, वो बातें इस अध्याय में लेखिका ने बताई है। तो इसमें जो मुख्य पात्र है वो सफिया है, और ये कहानी के रूप में ये अध्याय है, इसी को आज हम शुरू करेंगे। तो देखिए, पेज नंबर, पहला पेज निकाल लीजिए। नमक, ये कहानी के रूप में है। उन सिख बीवी को देखकर सफिया हैरान रह गई थी। किस कदर वह उसकी मां से मिलती थी, कदर, प्रकार, भांति। वही बारी भरकम जिस्म, जिस्म क्या होता है, शरीर, छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहम दिली की रोशनी जगमगाया करती थी। रहम दिली क्या होता है, जिसके अंदर दया की भावना होती है, उसे रहम, रहम का अर्थ, उर्दू शब्द रहम का अर्थ क्या होता है, दया। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसा सफेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। मुहर्रम, मुहर्रम 10th क्लास में भी ये पढ़ चुके हम। नौबत खाने में इबादत नामक जो अध्याय था 10वीं कक्षा में, उसमें मुहर्रम जो शब्द है वो आप जान पढ़ चुके हो। मुहर्रम से जो अभिप्राय होता है, मुसलमानों का जो त्योहार होता है, मुसलमानों के त्योहार को मुहर्रम बोलते हैं। चलिए आगे चलिए। जब सफिया ने कई बार उनके तरफ मोहब्बत से देखा, तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। उन्हें बताया गया कि ये मुसलमान है, कल ही सुबह लाहौर जा रही हैं अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफिया के पास आ बैठी और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहां के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन, और नफीस कपड़ों के शौकीन। नफीस क्या होता है, उर्दू शब्द है। नफीस का अर्थ होता है बहुत बढ़िया, सुंदर, सुंदर कपड़ों के शौकीन। सैर सपाटे की रसिया, सैर सपाटे के रसिया, सैर सपाटे के रसिया, जिंदा दिली की तस्वीर।
कीर्तन होता रहा। वे आहिस्ता 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 यानी कि धीरे धीरे वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रही। सफिया ने दो एक बार बीच में पूछा भी, माता जी आप तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक है, पर लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया अंचल में समा जाते हैं। बात आगे चल पड़ती, मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह पर आ जाते, साडा लाहौर, यानी कि अपना लाहौर। कीर्तन कोई 11 बजे खत्म हुआ। जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और साफिया के सलाम के जवाब में दुआएं देते हुए रुखसत होने लगी। रुखसत क्या होती है? उर्दू शब्द है। रुखसत होता है एक दूसरे से विदा लेना, विदा होना, यानी कि चले चलना, वहां से चलना। रुखसत होने लगी तब सफिया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। सौगात क्या होता है? गिफ्ट, उपहार। वे दरवाजे से लगी खड़ी थीं, हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोले, अगर लाश को तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। 15 दिन यूं गुजरे कि पता ही नहीं चला। जिम खाना की शामें, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियां, उनका बस न चलता था कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ न कर दे। दोस्तों, अजीजों को की यह हालत कि कोई कुछ लिए आ रहा है। कोई अजीज क्या होता है? अजीज होता है जो बहुत ही प्यारे होते हैं। उर्दू शब्द है, बहुत प्यारे व्यक्ति को अजीज बोलते हैं उर्दू में। आगे निकाल लीजिए अगला पेज। कोई कुछ कहाँ रखे, कैसे पैक करें, क्यों कर ले जाएं, एक समस्या थी, सबसे बड़ी समस्या थी। बादामी कागज की एक पुड़िया की जिसमें कोई शेर बर लाहौरी नमक था। शेर बर, शेर, यहाँ शेर से अभिप्राय है कि जो 1 किलो होता ना, 1 किलो से थोड़ा सा कम, जो वजन में थोड़ा सा कम होता है 1 किलो से, उसको शेर बोलते हैं पहले। आजकल तो किलो में, क्विंटल में इस तरह से तोला जाता है। पहले क्या होता था? 1 शेर, 2 शेर, 3 शेर, इस तरह से, यानी कि किलो से कम मात्रा में जो होगा, जो भी वस्तु होगी उसको शेर बोलते हैं। 1 किलो से कुछ कम। आगे चलिए। सफिया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? वह हैरान होकर बोला, नमक? नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी। गैर कानूनी यानी कि कानून के बिल्कुल ही विरुद्ध है। और और नमक का आप क्या करेंगी? यानी कि ये जो और के बीच में 3 4 जो बिंदु बिंदु है ना, इसका मतलब ये है कि इस शब्द को बार बार प्रयोग किया गया है। आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है। वह झुंझला गई। मैं हिस्से बकरे की बात नहीं कर रही हूँ। आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। भाई की समझ में कुछ नहीं आया। माँ का क्यों जिक्र था? वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना है। कस्टम, कस्टम जो वहां पे सीमा
पर जो अधिकारी होते हैं यानी कि जो सैनिक होते हैं वो जांच पड़ताल करते हैं कि भारत पाक से आने जाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी अच्छे से जांच पड़ताल करते हैं, कहीं कोई गैर कानूनी चीज ये न ले जाए, और जिससे कि इस देश को या उस देश को किसी प्रकार की कोई हानि ना उठानी पड़े। वह हैरान होकर बोला, नमक नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है, और नमक का आप क्या करेंगे? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया। वह झुंझला गई। मैं किससे बकरे की बात नहीं कर रही हूँ। आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया। भाई की समझ में कुछ नहीं आया। माँ का क्यों जिक्र था, वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना है, और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले कानून। जो चिंदी चिंदी बिखेरने से अभिप्राय बुरी तरह से उस चीज की खोजबीन करना, टटोलना। वह बिगड़ कर बोले, निकल आने का क्या मतलब? मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी? क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न शैली है। कुछ मोहब्बत, मुरोवत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। हाँ, वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वे शायर भी नहीं होते। शायर कौन होते हैं? शायर होता है कवि। और ये जो शब्दों का प्रयोग हुआ है ना, इसमें जो ये है मुरोवत, मुरोवत क्या होती है? मनुष्यता, इंसानियत। हाँ, वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वे शायर भी नहीं होते। उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। अरे बाबा, तो मैं कब कह रही हूँ कि वह ड्यूटी न करे? एक तोहफा है, वह भी चंद पैसों का, शौक से देख लें। कोई सोना चांदी नहीं, संगल की हुई चीज नहीं, ब्लैक मार्केट का माल नहीं। अब ये जो शब्दों का प्रयोग हुआ है इनका अर्थ जान लीजिए। शौक क्या होता है? खुशी से। और समगल, समगल का अर्थ होता है चोरी, उर्दू शब्द है। और ब्लैक मार्केट यानी कि काला बाजारी। ब्लैक मार्केट क्या होता है? काला बाजारी। अब आपसे आगे चलिए, अब आपसे कौन बहस करे? आप अदीब ठहरे, आप अदीब ठहरे। अदीब कौन होते हैं? अदीब जो शब्द है, उर्दू शब्द है। अदीब का प्रयोग अर्थ होता है साहित्यकार। अदीब का क्या अर्थ होता है? साहित्यकार। आप अदीब ठहरे, और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो जरूर ही गुमा हुआ होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आप ले नहीं जा पाएंगे, और बदनामी मुक्त में हम सब की हम सबकी भी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती है? उसने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जानने या ना जानने, पर हम इंसानों को थोड़ा सा जरूर जानते हैं। और ये रही दिमाग की बात, सो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह गुमा हुआ होता तो यह दुनिया कुछ बेहतर ही जगह हो जाती भैया। आगे चलिए, अगला पेज निकाल लीजिए। इसमें पेज नंबर 132 में पूरा चित्र है। इसे अगले पेज पे आ जाइए। मारे गुस्से के उसकी आंखों में आंसू बहने लगे थे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले रोज 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था। रवाना होना यानी कि वहां से जाना, व्यस्त काम में लगे रहना। इसलिए उसे सारी पैकिंग रात को ही करनी थी। पैकिंग यानी कि सामान बांधना। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके वह सामान बांधने लगे। इधर उधर फैली हुई चीजें धीरे धीरे सिमट कर
सूटकेस और बिस्तर बंद में चली गई। सिर्फ दो चीजें रह गई। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें किन्नू थे, एक दोस्त का तोहफा, संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल। माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह नाजुक। नाजुक क्या होता है? कोमल, नरम, सॉफ्ट, अंग्रेजी में सॉफ्ट बोलते हैं। और दूसरी थी वह नमक की पुड़िया। अब तक सफिया का गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी होती जा रही थी। नमक की पुड़िया ले तो जानी है, पर कैसे? अच्छा, अगर इसे हाथ में ले ले और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दे। लेकिन अगर कस्टम वालों ने न जाने दिया तो? मजबूरी है, छोड़ देंगे। लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था? हम अपने को सैयद कहते हैं, फिर वायदा करके जुठलाने के क्या मायने? फिर वायदा करके जुठलाने के क्या मायने? तो इस तरह से जो वो सफिया है वो क्या कर रही है? इस तरह से सोच विचार कर रही है। आगे देखिए, जान देकर भी वायदा पूरा करना होगा, मगर कैसे? अच्छा, अगर इसे किनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो इतने किनुओं के ढेर में भला कौन इसे देखेगा? और अगर देख लिया? नहीं जी, फलों की टोकरी तो आते वक्त भी किसी को नहीं देखी जा रही थी, किसी की भी। यानी कहने का तात्पर्य है कि जिस समय वो अपने भाई के पास आई ना, उस समय वो फल लेके आई थी, और उस समय भी उन्होंने, कस्टम वालों ने वो फलों की जो टोकरियां थी वो किसी की भी चेक नहीं की थी, छानबीन नहीं की थी। इस तरह से वो खुद ही अपने विचारों की उधेड़ बुन में लगी हुई है। आगे चलिए, उधर से केले, इधर से किन्नू, सब ये ला रहे थे, ले जा रहे थे। यही ठीक है, फिर देखा जाएगा। उसने किन्नू कालीन पर उलट दिए। उसने किन्नू किस पर उलट दिए? कालीन पर उलट दिए। उसने किन्नू कालीन पर उलट दिए, टोकरी खाली और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी। एक बार झांक कर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपने किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। कुछ देर उकड़ू बैठी वह पुड़िया को तकती यानी कि देखते रहना, और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जिनमें शहजादा अपनी रान चीरकर हीरा छिपा लेता था और देवों, खौफनाक भूतों, राक्षसों के सामने से होता हुआ वह सरहदों से गुजर जाता था। इस जमाने में ऐसी कोई तरकीब यानी कि उपाय तरकीब नहीं हो सकती थी, वरना वह अपना दिल चीरकर उसमें यह नमक छिपा लेती। उसने एक आह भरी, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि उसको मातृत्व प्रेम भी है, अपनी धरती के प्रति भी प्रेम है, और अपनी माँ की बताई हुई बातों के अनुसार भी वो चलने वाली औरत थी। आगे चलिए, फिर उसने फिर वह किनुओं को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर, आसपास और फिर ऊपर, यहाँ तक कि वह बिल्कुल छिप गई। आश्वस्त होकर उसने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिराने रखी और लेटकर दोहर ओढ़ ली। दोहर ओढ़ ली यानी कि उसने अपने ऊपर चादर, कपड़ा सा, पतला सा जो कपड़ा है वो डाल लिया। अगला पेज निकाल लीजिए, 134। सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्स लहरा रहे थे। अक्स क्या होता है?
अक्स होता है छाया। कभी किसी तरफ से किसी की दबी हुई खांसी की आहट क्या होता है आवाज। दूर से किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज, चौकीदार की सीटी, और फिर सन्नाटा। यह पाकिस्तान था। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे। कितने सगे भाई थे उसके? 3। बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे। बेशुमार क्या होता है? बहुत ज्यादा। बाप की कब्र थी। नन्हे नन्हे भतीजे और भतीजियां थी जो उसे बड़ी मासूमियत से पूछते, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती है? मासूमियत क्या होता है? बोलेपन, बोलापन। जहां हम लोग नहीं आ सकते, उन सबके और सफिया के बीच में एक सरहद थी, सरहद सीमा। और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला, और जो कस्टम कहलाता था। नोकदार, नोकदार क्या होता है? आगे से बिल्कुल पैनी होती है, जो जिनकी नोक आगे से बिल्कुल पैनी होती है। कल वह लाहौर से चली जाएगी, हो सकता है साल भर बाद फिर आए। 1 साल से पहले तो वह आ भी नहीं सकती थी, और यह भी हो सकता था कि अब कभी न आ सके। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी, आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे। फिर उसे एक सफेद दुपट्टे का दूधिया आंचल लहराता दिखाई देने लगा, जिस पर यहाँ वहां सितारे जिल मिला रहे थे। हमें वहां से आए तो बहुत दिन हो गए। यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी। हम यहाँ बस भी गए हैं, यानी कि वहीं पर उन्होंने रहना शुरू कर दिया। पर हमारा वतन तो लाहौर ही है। फिर दिखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला। किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें। नारंगी क्या होता है? सतरंगी, नारंगी किरणें। आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, उस हवा में रची हुई मोल सिरी की खुशबू, और अकबर और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए 2 इंसान सिर झुकाए चुपचाप उदास, जैसे 2 बेजान परछाइयां। तो तुम कल चली जाओगे? हाँ। अब कब आओगे? मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। अचानक उसको अचानक उसकी आंखें खुल गई। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी दूब से एक पत्ती तोड़ी थी। दूब क्या होता है? दूब होता है घास, जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ यह था कि नींद में करवट लेते हुए उसका हाथ किनुओं से लबालब, लबालब क्या होता है? जो पूरी तरह से भरा हुआ हो, ऊपर तक भरा हुआ, लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा था। रसीले ठंडे किन्नू, जिनको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था, यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। सफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दे दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए किंगों की टोकरी पर निगाहें जमाए यह सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में किनुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। एक बात बताऊं मैं आपको, उस समय क्या था? नमक पर प्रतिबंध था। इसलिए ये पूरा का पूरा जो ड्रामा उसको रचना पड़ा। किसको? सफिया को। जब आगे चलिए, अगला पेज निकाल लीजिए। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे एक झिरझिरी सी आई, और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा। झिरझिरी सी क्या होती है? उसके शरीर में कंपकपी पैदा होना।
नमक कस्टम वालों को दिखाएगी वह। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख ली, जिसमें उसका पैसों का पर्स और पासपोर्ट आदि थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। ज्यादातर मेजें खाली हो चुकी थी, एक दो पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वहीं एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल, आंखों पर ऐनक। वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने पहने तो थे, मगर उन पर कुछ जच नहीं रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी वो जो वर्दी थी। सफिया कुछ हिचकिचाकर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नजर भरकर उसे गौर से देखा, बोले, फरमाइए। फरमाइए यानी कि कहिए। खिचड़ी बाल क्या होता है? खिचड़ी बाल होता है जिसके आधे शरीर के जो सिर के जो बाल होते हैं ना, वो सफेद हो चुके होते हैं, उसको खिचड़ी बाल बोलते हैं। तो आगे चलिए, फरमाइए। ये अब कहने का तात्पर्य यही है इसमें कि वो है ना, चोरी छिपे उस नमक को हिंदुस्तान नहीं लेके आना चाहती थी। उसकी अंतरात्मा ये नहीं बोलती थी कि मैं चोरी छिपे इसे हिंदुस्तान पहुंचाऊं, लेकिन वो क्या था, वो अपनी अंतरात्मा को जगाकर वो सभी कस्टमर अधिकारियों को ये दिखाकर, सभी ऑफिसरों को ये दिखाकर कि देखिए, मुझे वहाँ की धरती से, वहाँ के लोगों से भी प्रेम है, यहाँ के लोगों से भी प्रेम है। हाँ, मेरे रिश्तेदार रहते हैं, सभी कुछ है, लेकिन मैं कोई भी जो सामान है वो किसी भी रूप में चोरी छिपे नहीं लेके जाना चाहते। वो सामान दिख, उनके लहजे ने सफिया की हिम्मत बढ़ा दी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे फिर गौर से देखा। मेरा वतन दिल्ली है। दिल्ली है। आप भी तो हमारी तरफ के मालूम होती है, अपने अजीजों से मिलने आई होगी। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी, वे लोग इधर आ गए हैं। आपको आपको भी तो शायद इधर आए। जी, अब जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। इस पंक्ति का अर्थ भी बताऊंगा। रख दिया और नमक की पुड़िया निकाल कर उनके सामने रख दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक कर उनको सब कुछ बता दिया। चलिए, आप इसमें से पूछ लीजिए जो कुछ पूछना है। यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी कल अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।